डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और उनके दावे हैं, दूसरी तरफ इन दावों को आंख दिखाती हकीकत। सवाल यह है कि जंग की बिसात पर ट्रंप कौन सा खेल खेल रहे हैं। जंग की शुरुआत से अब तक डोनाल्ड ट्रंप अपनी आदत के अनुसार अपने बयान बदल रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि यह जंग है। पहले दिन से वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। जंग के 25 दिन बाद हकीकत कुछ और है। लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को खत्म कर दिया है। फिर दबाव बढ़ाने के लिए उन्होंने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। वहीं अचानक ये कहकर दुनिया को चौंका दिया कि 5 दिन ऊर्जा ठिकानों पर युद्ध विराम होगा। ट्रंप की इन बातों ने बता दिया है कि उनके दिमाग में घोर कंफ्यूजन है। ट्रंप बातचीत के दावे कर रहे हैं तो ईरान लगातार कह रहा है कि वो नहीं रुकेगा, उसकी अमेरिका से कोई बात नहीं हो रही। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत की। पीएम ने थोड़ी देर पहले बताया कि पश्चिम एशिया को लेकर दोनों नेताओं में बातचीत हुई। भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। हॉर्मुज खुला रहना सबके लिए जरूरी है। पीएम ने कहा कि वो ट्रंप के साथ शांति और स्थिरता के प्रयासों के संबंध में संपर्क में रहेंगे। We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। अमेरिका ईरान के यूरेनियम को अपने कब्जे में लेगा। अमेरिका और ईरान मिलकर हुर्मुज को कंट्रोल करेंगे। जिसने भी ट्रंप के मुंह से ये बात सुनी उसे यकीन नहीं हुआ। सबसे बड़ा ताज्जुब तो अमेरिका और ईरान में चल रही बातचीत के दावे को लेकर हुआ। ट्रंप पर भरोसा करना क्यों मुश्किल है, उसके सबूत दुनिया ने ईरान में सुबह होते होते देख लिए, जब उनके सामने ये तस्वीर आई। डोनाल्ड ट्रंप के फैलाए कंफ्यूजन की वजह ईरान के इस्फहान शहर में हुआ अमेरिकी हमला है, जहां गैस प्लांट और गैस कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया गया। इसके अलावा खुर्रम शहर के पावर प्लांट और उसकी गैस पाइपलाइन पर भी हमला हुआ। मतलब ट्रंप ने जो सबसे बड़ा वादा किया उससे पलटने में अमेरिका ने देर नहीं लगाई। सवाल उठे कि ट्रंप की कथनी और करनी में अंतर क्यों है। सवाल ये है कि अगर ईरान से बातचीत चल रही है तो फिर ट्रंप ने सीज फायर की पहली और सबसे अहम शर्त का उल्लंघन क्यों किया? क्या इसीलिए ईरान की तरफ से बातचीत के ट्रंप के दावे को तुरंत खारिज कर दिया गया? बातचीत को लेकर कंफ्यूजन की एक बड़ी वजह ईरान का वो सीक्रेट नेता है जिससे ट्रंप ने बातचीत का दावा किया। ट्रंप ने जिस ईरान के सीक्रेट नेता से बातचीत का दावा किया, उन्हें ईरान के स्पीकर बागेर कालिबाफ माना गया, लेकिन उन्होंने भी अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया। कहा कि पूरे देश की तरह वो भी चाहते हैं कि अमेरिका से बदला लिया जाए। ट्रंप की तरफ से फैलाए कंफ्यूजन की एक बड़ी वजह ये भी है कि ईरान में क्या सर्वोच्च नेता को अलग करके कोई बातचीत सफल हो सकती है। अगर बातचीत में मुश्तबा खामेनेई किसी भी तौर पर शामिल नहीं है या उनकी सहमति नहीं है तो ये बातचीत कितने मायने रखती है। ट्रंप की तरफ से तीसरे बड़े कंफ्यूजन की वजह उनका होर्मुज को लेकर दिया बयान है। ट्रंप ने कहा कि स्टेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका और ईरान कंट्रोल करेगा, लेकिन ईरान ने ऐसे किसी दावे को खारिज कर दिया। तो ट्रंप के दावे पर दुनिया ने जो आशंका जताई वो अभी तक पूरी हो रही है। हालांकि पर्दे के पीछे बातचीत से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से दिए गए बार बार धोखे की वजह से ईरान बातचीत की बात नहीं मान रहा हो, इसीलिए बातचीत में दबाव बनाने के लिए हमला करने में जुटा हो, ताकि अमेरिकी ड्रोन को मार गिराकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाए और दुनिया को दिखाए कि वो किस बहादुरी से अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। अमेरिकी हमले भी नहीं रुक रहे हैं, उसकी तरफ से भी ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल का भी कहना है कि उसने ईरान के करीब 50 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें हथियार रखने की जगह और एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका फंसता हुआ दिख रहा है। चारों तरफ से घिरे ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं,
लेकिन इस बार ईरान उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। टेलवीव इजराइल से प्रणय उपाध्याय और लेबनान से बेरूत से हमारे साथ अशरफ वानी जुड़ रहे हैं। प्रणय, इजराइल के हालात आपसे बाद में पूछेंगे, पहले ये बताइए कि बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है? अमेरिका ईरान के बीच वो डिप्लोमेटिक एंगल अभी खुला हुआ है या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी संघर्ष, किसी भी तनाव के दौरान एक बैक चैनल हमेशा मौजूद होता है। वो वाया मीडिया हो सकता है, लोगों के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी के जरिए बात कर रहा होता है, संपर्क कर रहा होता है। और अगर आप देखें सैयद अब्बास अराक्ची के फोन कॉल की लिस्ट, तो वो तो कम से कम इस बात की तस्दीक करती है कि चाहे वो तुर्की हो, अजरबैजान हो, पाकिस्तान हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, ओमान हो, सभी देशों से वो संपर्क में है। भारत के साथ भी लगातार संपर्क में है। सैयद अब्बास अराक्ची की बातचीत भारत के विदेश मंत्री से 4 बार हो चुकी है। राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान की बात प्रधानमंत्री मोदी से 2 बार हो चुकी है, और आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई। तो कहीं ना कहीं वो सारी जो मैसेजेस हैं जो कि तेहरान कन्वे करना चाहता होगा, वो जरूर भारत के माध्यम से या अन्य देशों के माध्यम से भी अमेरिका तक पहुंच रहे हैं। अन्य माध्यम भी हैं उनके पास में। इसलिए डायरेक्ट टॉक्स भले ही ना हो, लेकिन आपको याद होगा पहले भी जो टॉक्स हो रही थी वो इनडायरेक्ट टॉक्स ही थी। तो इनडायरेक्ट वे में कुछ ना कुछ बातचीत के गलियारे खुले जरूर हैं, लेकिन उन गलियारों से जो कामयाबी है या जो संघर्ष विराम है, उसकी गाड़ी निकल पाएगी उन गलियारों से या नहीं निकल पाएगी, ये कभी बड़ा सवाल है। और ये उलझा हुआ पेचीदा सवाल है, क्योंकि अभी जो जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, वहां पर तो कम से कम सेंटिमेंट ये नहीं दिखा रहा है कि ये लड़ाई अभी रुकने जा रही है। इसलिए क्योंकि इन तमाम चर्चाओं के बीच भी श्वेता, पिछले 12 घंटों के दौरान करीब 6 या 7 मिसाइलों का इजराइल के ऊपर गिरना, और साथ ही इजराइल का पलटवार में इस्फहान से लेकर तेहरान के कई इलाकों को ठिकाना को निशाना बनाते हुए बमबारी करना, ये बताता है कि अभी ये जो चर्चाएं हैं ये काफी जो है केवल अंकुर के स्तर पर ही हैं। उनको दरख्त बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है। चलिए, ये बड़ी चीज है, लेकिन अगर बैक चैनल भी है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई बात वहां से बने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में ईरान के राजदूत से बातचीत की है। दिल्ली में दोनों के बीच ये बातचीत हुई है। पश्चिम एशिया के हालात पर ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फथाली से बात उनकी हुई है। तो भारत भी बातचीत लगातार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत, और ईरान के साथ भी जितना भी नेतृत्व है या फिर जो राजदूत हैं, उनसे संपर्क की स्थिति भारत लगातार बनाए हुए है। पश्चिम एशिया के हालात पर ईरान के राजदूत के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की चर्चा हुई है। अशरफ, इस सब के बीच लेबनान एक ऐसा मोर्चा है जो लगातार ज्वलंत है। इजराइल की तरफ से वहां पर आक्रमण, लेबनान के अलग अलग हिस्सों से, खासकर दक्षिणी हिस्से से हिजबुल्ला की तरफ से पलटवार इजराइल के हिस्सों में, ये सब कुछ चल रहा है। बीते 24 घंटे कैसे रहे? बिल्कुल, मैं भी अब यहाँ पर 16-17 दिन से हूँ। 16-17 दिन के दौरान सबसे बड़ा प्रहार जो इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान के साथ साथ बेरूत में भी देखा गया, वो साफ दर्शाता है कि इजराइल अब अगर ईरान में डोनाल्ड ट्रंप मोर्चा संभाले हुए हैं, तो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सीधे तौर पर जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने कमान अपने हाथ में ले ली है। आज ही जो है स्टेटमेंट आया है डिफेंस मिनिस्टर इजराइल की तरफ से कि हम पूरी आबादी को वहां से खाली कराएंगे दक्षिणी लेबनान। खासतौर से पहले तो पैमाना उन्होंने लेतानी रिवर के उस पार नॉर्थ में जो इलाका है वो तय किया था। अब लेतानी दरिया के इस पार जो ज़ेंदानी दरिया है उस तक लोगों को कहा गया है कि वो अपना घर और इलाका छोड़ दें। और पहले ही रास्ते तो कल से ही काटे जा रहे थे। 6 पुल जो लेतानी रिवर के आर पार का रास्ता है, वो सभी 6 पुल ढाए हैं इजरायली वायुसेना ने। और साथ ही साथ इस वक्त भी अगर आप मेरे पीछे सुनेंगे, कई ड्रोनों की आवाज यहाँ बेरूत में जो है सुनने को आ रही है। तो ये लो लेवल पे ड्रोन घूम रहे हैं। इसका साफ अंदाजा ये है कि आने वाले कुछ घंटों के दौरान बेरूत में भी किसी ठिकाने को इजरायली वायुसेना की तरफ से जो है हमला किया जा सकता है। जाहिर है कि ये प्लान काफी दिनों से बन रहा था कि हिजबुल्लाह को किस तरह खत्म करें, लेकिन एक चीज तो श्वेता साफ है कि अगर हमास को भी 3 साल तक खत्म नहीं कर पाई इजरायली सेना, तो क्या वो हिजबुल्लाह को इस युद्ध में खत्म कर पाई? काफी मुश्किल लगता है कि जिस अंदाज से हिजबुल्लाह की तैयारी है और हिजबुल्लाह के लड़ाकू जो है इजरायली सेना को जमीन पर चुनौती दे रहे हैं, उस बीच लग रहा है कि यहाँ पर वार पलटवार का सिलसिला आने वाले दिनों में भी चलता रहे। जंग से पहले और जंग के बाद ईरान के रुख की तुलना करें तो हम पाएंगे कि ईरान को लेकर ट्रंप जो दावे कर रहे हैं वो हकीकत से दूर हैं। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान जंग से पहले भी बात करने को तैयार था, अब भी है।
ईरान के यूरेनियम पर ट्रंप कह रहे हैं कि वो इसे ईरान में जाकर ले लेंगे, लेकिन ईरान इसके लिए न पहले तैयार था और अब होगा इसकी संभावना भी बहुत कम है। मिसाइल कार्यक्रम को लेकर भी ट्रंप के दावों के उलट ईरान का रुख साफ है कि वो इससे समझौता नहीं करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप जो कह रहे हैं उसे लेकर ईरान कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता है। जंग से पहले ये खुला था और जंग के बाद ये बंद है, जिसने दुनिया को परेशान कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप पर इस वक्त भारी दबाव है। नेटो ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, घर में भी उनकी मुसीबत बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को आखिर यू टर्न लेने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है, उससे जुड़े 4 बड़े कारण आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ईरान में वो इस कदर फंस जाएंगे। ट्रंप ने सोचा कि जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन किया, वैसा ही कुछ वो ईरान में कर देंगे, लेकिन ट्रंप को लेने के देने पड़ गए। अब नौबत यह आ चुकी है कि वो अपने ही रक्षा मंत्री पर इस जंग का ठीकरा फोड़ रहे हैं। ट्रंप के ईरान पर यूटर्न लेने की एक बड़ी वजह अमेरिकी फौज को फंड की कमी बताया जा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने करीब 19 लाख करोड़ रुपए का बजट इस जंग के लिए मांगा, क्योंकि हर दिन इस लड़ाई पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। संसद में ट्रंप की पार्टी ही इस बजट के विरोध में है। ऐसे में ये बजट पास होने वाला नहीं है, इसलिए ट्रंप की कोशिश इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करने की है। ईरान ने इजरायल के 2 परमाणु केंद्रों डिमोना और अरद पर शनिवार रात को जिस तरह से निशाना बनाया, उससे भी इजरायल और अमेरिका दोनों बैकफुट पर आ गए, क्योंकि इसके बाद जंग फैलने का खतरा पैदा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख फातिह बिरोल ने कहा, खाड़ी के 9 प्रमुख देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई और कतर के 40% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं। ग्लोबल ऑयल सप्लाई 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन घट चुकी है। 2022 के बाद से ये सबसे बड़ा संकट बनकर उभरा है। फर्टिलाइजर की कमी से जूझ रही है। खाड़ी देशों का अमेरिका में बहुत बड़ा निवेश है, इसलिए अगर सऊदी, कतर जैसे देश मुश्किल में फंसते हैं तो इसका सीधा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर होना तय है। साथियों का साथ छोड़ना भी ट्रंप के बदलने की एक वजह माना जा रहा है। उन्होंने जिस तरह से ट्रंप का साथ देने से इनकार किया, उससे भी ट्रंप अकेले पड़ गए। 32 देशों के सैन्य संगठन नाटो ने अमेरिका के कई बार के अनुरोध के बावजूद अपनी सेनाओं को नहीं भेजा। ब्रिटेन ने हॉर्मुज को खुलवाने के लिए युद्धपोत भेजने का ऐलान जरूर किया, पर वॉर जोन में तैनात नहीं किया। अन्य प्रमुख देश जैसे जर्मनी, इटली और तुर्की ने भी खुद को बयानों तक सीमित रखा। ईरान युद्ध की वजह से ताइवान में चिप प्रोडक्शन ठप हो गया। दरअसल ताइवान अपनी 97% ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी पर निर्भर है। TSMC के पास 11 दिन की हीलियम सप्लाई है। चिप प्रोडक्शन ठप होने के कगार पर है। कतर से सप्लाई बंद है। इस वजह से एप्पल और एनवीडिया जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों पर असर पड़ रहा है। नवंबर में अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन ने ट्रंप की चिंता बढ़ा दी है, जिन्हें ट्रंप के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। ट्रंप पहले ही टैरिफ और अब ईरान जंग के कारण महंगाई भांप चुके हैं। इस वजह से उनकी रेटिंग में भी युद्ध के बाद 12% की कमी आई। ट्रंप को महाभियोग से बचने के लिए मिड टर्म में सीनेट में बहुमत को बचाए रखना होगा। यही वजह है कि कई जानकार मानते हैं कि ट्रंप जल्द से जल्द इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि जल्द ही कोई नया फैसला सामने आ सकता है। आज तक ब्यूरो। इस बार के युद्ध में सबसे खास बात ईरान की मिसाइलें हैं, जिन्हें पूरी तरह रोकने में इजरायल कामयाब नहीं हो पा रहा है। इजरायल के सबसे सुरक्षित इलाकों में उसका मुख्य परमाणु रिसर्च सेंटर माना जाता है। इसे बचाने के लिए कई परतों वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसके बावजूद ईरान की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल के एयर डिफेंस को भेदने में कामयाब हो गई। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो सिस्टम, पैट्रियट और थार्ड। ईरान ने इस बार 5-5 एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा चक्र वाले इजरायल की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। तेल अवीव की ये तस्वीरें देखिए, जहां हुई तबाही आपको यूक्रेन की याद दिलाएगी। इजरायल की राजधानी पर हो रहे ईरानी हमलों ने यहां सिर्फ इमारतों को ही कमजोर नहीं किया है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों के भरोसे को भी हिला दिया है। सोचिए, इजरायल के आम आदमी ने खुद को इस जंग में तकदीर के भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि वो जानता है कि इजरायल की सुरक्षा में लगे एयर डिफेंस
बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में 90% ही कारगर है, बाकी 10% हमले रोकना बहुत मुश्किल है। शनिवार को इजराइल के डिमोना पर गिरी ईरान की मिसाइलों ने सबको स्तब्ध कर दिया। इसकी वजह डिमोना में इजराइल का परमाणु रिसर्च सेंटर है, जिसकी सुरक्षा इजराइल में सबसे ज्यादा तगड़ी है। लेकिन यहाँ 3 घंटे के अंदर 2 ईरानी मिसाइलों ने भारी तबाही मचाकर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिया। नौबत यह है कि इजराइल में लोग डरे हुए हैं। डिमोना और अराद शहर पर मिसाइल हमले के बाद पहुंचे इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी अपने लोगों को चेतावनी दी कि वो बेफिक्र न रहें। मशहूर आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमास की कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए बना है। बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की जिम्मेदारी एरो 2 के कंधों पर है। माना जाता है कि रविवार को हुए हमले के दौरान वो डिमोना में तैनात नहीं था, इसलिए वहां इतनी तबाही हुई। लेकिन यहाँ सवाल ईरान की मिसाइलों को लेकर भी है, जो लगता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से इजराइल के खिलाफ तैयार है। ये तस्वीर देखिए, जिसमें ईरान की तरफ से दागे गए क्लस्टर बम इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा देते हुए आगे बढ़ रही है। जमीन से कुछ किलोमीटर ऊपर फटने वाली ईरान की क्लस्टर मिसाइलें सबसे घातक साबित हो रही हैं। मैं टेलअवीव के उस इलाके में खड़ी हूँ जहां पर ईरान की तरफ से लगातार हमले में एक घर क्षतिग्रस्त हुआ है। अब यहाँ पर सड़क पर उस इम्पैक्ट को देखिए आप, छोटे छोटे गड्ढे पूरे में देख सकते हैं और उसके साथ ही ऊपर एक पूरी तरीके से जला हुआ घर देखिए। लेकिन ये भी इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि भले ही एक घर इसमें जल गया है, लेकिन उसके बावजूद आपको बाकी के अपार्टमेंट में, बाकी के हिस्से में उस हिसाब की क्षति नहीं दिखती है। केवल मेरे पीछे जो एक ये दुकान आप देख रहे हैं, इसके जो ग्लासेस हैं, इसका जो कांच है वो टूटकर बिखर गया था, जिसको इस समय बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो इसके अलावा आपको ज्यादा क्षति नहीं दिखती है। और यहाँ पर जो अथॉरिटीज हैं वो ये बताते हैं कि ये कोई मिसाइल अटैक उस हिसाब का नहीं, बल्कि क्लस्टर बमों की वजह से हुआ अटैक था। यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में करीब 10-12 जो बम थे वो बिखर गए थे और उनकी वजह से, उनके इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पर ये नुकसान हुआ है। ईरान ने इजराइल पर हमले में क्लस्टर बम को अब एक आम हथियार बना लिया है। ईरान ने अब तक करीब 300 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिसमें से लगभग आधे में क्लस्टर वॉरहेड लगे हुए थे। ईरान की खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें एक साथ छोटे छोटे बम बरसा रही हैं, जो 8 किलोमीटर के दायरे में किसी को नहीं छोड़ते, हर जगह तबाही मचा सकते हैं, एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। अब आखिर ईरान के क्लस्टर बम कैसे इजराइल में आग बरसा रहे हैं? तो इसके पीछे वजह यह है कि इन्हें हवा में तबाह करना मुश्किल है। मिसाइलें हवा में खुल जाती हैं। एक मिसाइल को रोकना आसान है, लेकिन जब वो हवा में ही 80 टुकड़ों में बढ़ जाए तो उस हर छोटे बम को ट्रैक करना नामुमकिन जैसा है। इजराइल को अपने महंगे इंटरसेप्टर ईरान के सस्ते बम और मिसाइलों पर खर्च करने पड़ रहे हैं। इस वजह से इजराइल को अमेरिका से इनकी सप्लाई बढ़ाने की मांग करनी पड़ी है। आज तक ब्यूरो। एक तो बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान कि बॉम्ब शेल्टर में जाएं। दरअसल जब हम प्रणय इसकी एयर डिफेंस की बात करते हैं तो उसका आखिरी और सबसे रिलायबल लेयर वो बॉम्ब शेल्टर भी हो जाता है। इजराइल में लोगों के रवैये में कुछ डर, कुछ फर्क आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, बॉम्ब शेल्टर में जाना एक एसओपी का हिस्सा है, आप खुद यहाँ से रिपोर्ट कर चुकी हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आज जो घटना यहाँ पर हुई है, क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये पूरी तरह से रिहायशी इलाका है और यहाँ नजदीक में ही एक स्कूल है, जिस स्कूल के ऊपर भी काफी नुकसान हुआ है और साथ ही कई जो इमारतें हैं नुकसान हुआ है। लेकिन मेरे साथ 2 भारतीय हैं जो ठीक उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये मिसाइल का इम्पैक्ट हुआ। प्रकाश है मेरे साथ में, जो कि उन्नाव के रहने वाले हैं। प्रकाश, बताइए कि क्या हुआ था, आपने किस तरीके से इम्पैक्ट देखा, उस समय आप कहाँ पर थे? प्रणय, उनकी बातें हम सुन नहीं सकते हैं क्योंकि मेरा ख्याल है आपने ईयरफोन लगाया हुआ है। में 2 फ्लोर में। जी जी, हाँ हाँ। प्रणय, उनकी बातों को सुनकर आपको ही बताना पड़ेगा कि दरअसल क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है। जी, मुझे लगता है कि श्वेता, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, इस कारण से आप तक आवाज नहीं आ रही है। लेकिन इनका ये कहना है कि ये सुबह 7:30 बजे का वक्त था, यहाँ पर ये लोग बॉम्ब शेल्टर के अंदर मौजूद थे और इंसिडेंटली वो जो मिसाइल गिरी है वो मिसाइल 2 इमारतों के बीच में गिरी है, सड़क पर गिरी है
और इस कारण से जो बड़ा इंपैक्ट था उसका, करीब 100 किलो के वॉरहेड वाली जो मिसाइल थी वो जमीन के अंदर गया है। यदि वो इमारत पे गई होती तो इमारत का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर डैमेज हुआ होता। और साथ ही लेकिन एक जो चीज है जिसका जिक्र हर बार किया जाता है इजराइल के संदर्भ में, कि जब जब इस तरीके का कोई भी हादसा होता है, जब जब इस तरीके की कोई घटना होती है, तो तत्काल जो इमरजेंसी स्टाफ है वो लगातार सक्रिय हो जाता है और कुछ ही घंटों के अंदर यहाँ से वो तमाम वाहन हटा लिए गए हैं जो डैमेज हुए, जो जले थे। इसके साथ ही मिसाइल के जो टुकड़े थे वो भी हटा लिए गए और बिल्डिंग्स के रिपेयर का काम भी महज कुछ घंटों के अंदर तैयार जो है वो शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे विंडो पैन्स जो है वो ये रिपेयर किए जा बहुत ही रहे हैं। तेजी से यहाँ पर होता है। और जब मैंने भी दिखाया था, जबकि रोड पर मिसाइल का हिट था और 1 घंटे के भीतर जब हम वहां पहुंचे तो वो गड्ढा तक भरा जा चुका था। बहरहाल लेबनान की रिपोर्ट हम दिखाते हैं। इजराइल लेबनान में भी बड़ी जंग लड़ रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इजरायली सेना को बफर जोन बनाने से रोकेगा, इसके लिए उससे लोहा लेगा। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान को जोड़ने वाली सड़क को काटने के बाद इस क्षेत्र में अभियान तेज कर दिया है। आईडीएफ दक्षिण लेबनान में तमाम ठिकानों को निशाना बना रहा है। मैं इस वक्त लेबनान के टायर शहर में खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ी देख रहे हैं ये इजराइल की सीमा और दक्षिणी लेबनान की सीमा है। इस पहाड़ी के इस तरफ जितने भी इलाके हैं वो दक्षिणी लेबनान का हिस्सा है। यहाँ तक कि जो नकोरा टाउन है वो बिल्कुल आप मेरे पीछे उस पहाड़ी पर जो कि इस मेडिटेरियन के किनारे पर आबाद है, वहाँ पर हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच में पिछले 2 दिन से घमासान चल रहा है। कई कस्बों में जो है ये जमीनी युद्ध अब दक्षिणी लेबनान में शुरू हो चुका है और यही कारण है कि इस शहर यानी टायर सिटी को पहले ही जो है आवाजाही के लिए एक बड़े पुल पर धमाके बाद काट तो दिया गया है, लेकिन अभी भी एक छोटा सा रास्ता इस शहर तक लेबनान या बीरूत से आता है, जिसके रास्ते के माध्यम से हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अब यहाँ पर लोगों को ये भी आशंका है कि वो जो छोटा रास्ता फिलहाल इस टायर सिटी को बीरूत के साथ जोड़ता है, उस पर भी बने पुल पर आईडीएफ की तरफ से जो है कोई बड़ा हमला हो सकता है, ताकि पूरी तरह से टायर सिटी के साथ साथ दक्षिणी लेबनान को भी आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाए। न सिर्फ हिजबुल्लाह के लॉजिस्टिक्स और उनकी सप्लाई लाइन के लिए, बल्कि साथ ही साथ जो आम लोगों की आवाजाही फिलहाल कुछ हद तक यहाँ बनी हुई है। इस बीच पिछले करीब 3 हफ्ते के दौरान जिस अंदाज से 2 मार्च से हर रोज हिजबुल्लाह की तरफ से न सिर्फ रॉकेट नॉर्दर्न इजराइल में दागे जा रहे हैं, बल्कि ड्रोन से भी हमला किया जा रहा है और हिजबुल्लाह के लड़ाकों की एक बड़ी तादाद मानी जा रही है कि इस पूरी। और अशरफ, यही दिख रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी जो पलटवार हो रहा है, लगातार जो नॉर्थ इजराइल है उसके अलग अलग इलाकों में आधे आधे घंटे के गैप में हम देख रहे हैं कि मिसाइल दागे जा रहे हैं, रॉकेट्स दागे जा रहे हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित ठिकानों पर जाएं। श्वेता, दरअसल जो आज अब साफ हुआ है कि ये युद्ध जो है हिजबुल्लाह अकेले नहीं बल्कि आईआरजीसी की देखरेख में लड़ रहा है। यही कारण है कि हिजबुल्लाह की ये जो लेबनान की सरकार है उसने अल्टीमेटम दिया है शनिवार तक यहाँ के जो ईरान के एम्बेसडर हैं वो यहाँ से देश छोड़ के चले जाएं। तो जाहिर है कि मैंने भी पिछले 17-18 दिन के दौरान देखा 12 असैसिनेशन यहाँ पर हुई है पिछले 15 दिन के दौरान। उन 12 के 12 जो बीरूत शहर में हुई वो सभी आईआरजीसी के मेंबर थे, जो कि इजराइल का दावा था, लेकिन लेबनान की सरकार को उसके बारे में पता नहीं थी। और उससे पहले करीब 10 दिन पहले जो है एक अल्टीमेटम दिया गया था यहाँ पर जितने भी इजराइल की तरफ से जितने भी ईरानी नागरिक हैं वो यहाँ से देश छोड़ के चले जाएं, वरना उनको जो है असैसिनेट किया जाएगा। तो हमने देखा था कि 150 इजरायली आईआरजीसी के मेंबर थे, यहाँ तक कि ईरान ने कहा वो डिप्लोमेट्स थे, वो रशिया चले गए, वो बीरूत से रशिया चले गए और वहां से फिर वो ईरान वापस जाएंगे। नहीं, ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं अशरफ, क्योंकि अगर लेबनान की तरफ से भी ये कह दिया गया और इजराइल की तरफ से तो बार बार वहां के नागरिकों को, चाहे वहां की सरकार से संपर्क तो रहता ही था कि आप हिजबुल्लाह के ठिकानों को पीछे की तरफ करिए, लेकिन अभी अगर ये स्थिति है तो क्या ये एक रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है या फिर और गहरा रहा है संकट? बहुत शुक्रिया अशरफ वानी आपका और प्रणय उपाध्याय आपका इस पूरी बातचीत के लिए। पश्चिम एशिया के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में बयान दिया, कहा कि पश्चिम एशिया संकट से भारत में स्थिति चिंताजनक है, व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं, गैस तेल जैसे जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित हो रही है, हॉर्मुज स्ट्रेट में हमारे जहाज भारतीय क्रू फंसे हुए हैं। पीएम ने चेताया कि इस युद्ध के प्रभाव लंबे समय तक रह सकते हैं।
पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 24 मार्च 2020 वो तारीख जब प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया और देश की 140 करोड़ की आबादी प्रतिबंधों के दायरे में आ गई। 6 साल बाद देश में कोरोना जैसा लॉकडाउन तो नहीं लगा है, लेकिन पीएम मोदी ने देश को कोरोना जैसी तैयारी करने के लिए खबरदार किया, सवाल किया। इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है। कोविड के दौरान भी सप्लाई चेन में संकट पैदा हुआ था, तो ईरान युद्ध ने ऊर्जा का बड़ा संकट पैदा कर दिया है, जिससे किचन से लेकर इंडस्ट्री तक सब प्रभावित हो रहे हैं। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। ईरान युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने 2026 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। साथ ही आशंका जताई है कि रुपए में गिरावट को देखते हुए पॉलिसी रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की जा सकती है। बैंक ने मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि साल 2026 में भारत की इकोनॉमी 5.9% की रफ्तार से बढ़ सकती है। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले इसके 7% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान जताया गया था। रेपो रेट बढ़ने से सभी तरह के लोन महंगे हो जाते हैं। इससे पहले बैंक ने 13 मार्च को जारी अनुमान में कहा था कि भारत की इकोनॉमी इस साल 6.5% की रफ्तार से बढ़ सकती है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। भारत अपनी जरूरत का करीब 90% तेल आयात करता है। इसकी कीमत बढ़ने से भारत का एनर्जी बिल बढ़ जाएगा। साथ ही इससे महंगाई और राजकोषीय घाटा बढ़ने का भी जोखिम है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। गोल्डमैन का अनुमान है कि हॉर्मुज की खाड़ी से तेल और गैस की सप्लाई में बाधा अगले महीने के मध्य तक बनी रह सकती है। इसके बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में 30 दिन लगेंगे। मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। मूडीज एनालिटिक्स ने चेतावनी दी है कि जीडीपी में करीब 4% तक की गिरावट आ सकती है। इस साल डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक 4% गिर चुका है। तेल आयात बिल बढ़ने से भारत का चालू खाते का घाटा इस साल बढ़कर जीडीपी का 2% तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल जीडीपी का 1.3% था। इसलिए भारत से दूर लड़ी जा रही इस जंग ने इकोनॉमी को चुपके से बड़ी चोट पहुंचाई है। आज तक ब्यूरो। ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। पाकिस्तान को लेकर खुलासा हुआ है कि उसने अपने एजेंट्स की मदद से भारत में सीसीटीवी लगवाए, जिनके जरिए वीडियो पाकिस्तान भेजे जा रहे थे। दिल्ली के कैंट रेलवे स्टेशन और सोनीपत में रेलवे स्टेशन ट्रैक के पास पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए सीसीटीवी। गाजियाबाद पुलिस ने पाकिस्तान की इस साजिश का पर्दाफाश किया है। पाकिस्तान ने इजरायल से सीख लेकर ऐसा किया। इजरायल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक कर खामेनेई को लेकर
अहम जानकारियां जुटाई थीं। पाकिस्तान की भी कोशिश इसी तरह से भारत में सेना और वीवीआईपीज के बारे में जानकारी जुटाना था, जिसे समय रहते हुए नाकाम कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान एक धूर्त दुश्मन है जिससे हर पल खबरदार रहने में ही भलाई है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पाकिस्तान से जुड़े जासूसी रैकेट के खुलासे के बाद देश भर में हड़कंप मच गया है। सामान्य से अपराधी की तरह दिखने वाले ये लोग भारत में पाकिस्तान के मोसाद के फार्मूले को लागू कर रहे थे। खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान नए लेकिन खतरनाक स्लीपर सेल का नेटवर्क खड़ा करने में लगा था, जिसकी प्रेरणा उसे ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई को लेकर इजरायल के ऑपरेशन से मिली। 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को एक झटके में मारकर अमेरिका और इजरायल ने दुनिया को चौंका दिया। सवाल उठा कि आखिर अमेरिका और इजरायल को ईरान के सर्वोच्च नेता की सटीक जानकारी कैसे लगी? कैसे अमेरिका और इजरायल ने गुप्त जगह बैठक कर रहे खामनेई के ऑफिस पर 30 मिसाइलें गिराकर उनकी और उनके करीबी 40 अफसरों की जान ले ली? जांच हुई तो पता चला कि इजरायल ने मोसाद और यूनिट 8200 ने तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिए थे। इन कैमरों की तस्वीरें एन्क्रिप्ट करके तेल अवीव और दक्षिण इजरायल के सर्वरों पर भेजी जाती थी। इसमें खास कैमरा था क्योंकि उससे पता चलता था कि सीनियर अधिकारियों के बॉडीगार्ड और ड्राइवर अपनी निजी गाड़ियां कहां पार्क करते हैं। इन कैमरों से इजरायल को अफसरों के बारे में बहुत जानकारी मिली, जैसे उनका घर कहाँ है, वो कब ड्यूटी पर आते हैं, कौन सा रास्ता लेते हैं और सबसे जरूरी बात, वो किस नेता की सुरक्षा करते हैं और किसे ले जाते हैं। ये जानकारी इजरायल को खामनेई की हत्या के लिए बहुत काम आई। पाकिस्तान ने मोसाद के इसी फार्मूले को भारत में लागू करने के लिए इन लोगों का सहारा लिया और भारत में अहम ठिकानों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, जिनकी लाइव फुटेज पाकिस्तान जा रही थी, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाने का खतरा पैदा हो गया। 14 मार्च को गाजियाबाद की कौशाम्बी पुलिस ने एक महिला समेत 6 संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनकी संख्या बढ़कर अब 25 हो चुकी है। कुछ बाहरी लोगों के कहने पर इन लोगों ने 2 जगहों पे कैमरा लगाया, एक दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पे और एक सोनीपत के रेलवे स्टेशन पे, जो दोनों कैमरा हमारे विवेचना के क्रम में बरामद भी हुए हैं। अब सवाल है कि पाकिस्तान ने भारत में कहां-कहां सीसीटीवी कैमरे लगवाए और वो किसकी निगरानी करने में जुटा था। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और सोनीपत रेलवे ट्रैक पर पाकिस्तान सीसीटीवी कैमरे लगाने में कामयाब हो गया। इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल और दूसरे अहम सुरक्षा प्रतिष्ठानों की वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजे जाते थे। आईएसआई का मकसद भारतीय सेना की मूवमेंट का पता लगाना था। ये सभी कैमरे आर्मी के रूट, उनके मूवमेंट और हथियारों से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए लगने थे। बरामद किए गए सीसीटीवी 16 थे, जिनकी मॉनिटरिंग पाकिस्तान में हो रही थी। आईएसआई की योजना देश भर में इस तरह की 50 से ज्यादा सीसीटीवी लगाने की थी। भारत में आईएसआई के इस काम को अंजाम देने वाले गिरोह में अब तक 25 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिसमें 2 महिला और 3 मास्टरमाइंड हैं। पहला सुहेल मलिक, दूसरा नौशाद अली और तीसरा समीर शूटर। जो पूरा नेटवर्क था, इसका मास्टरमाइंड था सुहेल, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है, उससे लगातार पूछताछ जारी है। इसके अलावा महक उर्फ सानी इरम नाम की संभल की रहने वाली एक महिला भी इस पूरे नेटवर्क से जुड़ी हुई थी और आरोप है कि महक ही जो मेन आईएसआई का जो इनका हैंडलर था, उससे रोजाना संपर्क करती थी और जो तमाम इनके नेटवर्क थे जो हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर थे, उनसे जो जानकारी या फीड मिलती थी वो महक ही आगे भेजती थी। जो तकनीकी रूप से दक्ष हो, इनको इस ग्रुप में जोड़ता था और इनके माध्यम से भी विभिन्न स्थलों, विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की फोटो और वीडियोग्राफ्स मंगाता था। जो दूसरी अभियुक्ता है मीरा, इसका काम असलहों की तस्करी का था, जिसके संदर्भ में इसके ऊपर पूर्व में भी दिल्ली में मुकदमा पंजीकृत है। इसके अलावा ये महिलाओं को इस समूह से जोड़ने का प्रयास करती थी, जिससे संदेह की स्थिति कम से कम हो। पूछताछ में सामने आया कि सुहेल को हर एक महत्वपूर्ण वीडियो भेजने के बदले लगभग 10,000 रुपए मिलते थे, लेकिन गाजियाबाद पुलिस को इनकी भनक लग गई। दरअसल ट्रेनिंग के बावजूद भी आरोपी सही तरीके से सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा पा रहे थे। लिहाजा साहिल और राज समेत कुछ आरोपियों ने लोकल मैकेनिक से संपर्क साधा।
चूंकि गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में अलग अलग मैकेनिक से कांटेक्ट किया जा रहा था, जिसकी जानकारी बीट पुलिसकर्मी को लगी। बीट पुलिसकर्मी ने सीनियर अधिकारियों से इस कार्यशैली पर शक जाहिर किया, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया, उनके मोबाइल फोन को खंगाला गया, जिसके बाद इस जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ। पाकिस्तान से पैसा लेकर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले ये लोग जासूसी के लिए चोरी की सिम का इस्तेमाल करते थे। ये लोग 200 से ज्यादा महत्वपूर्ण फोटो वीडियो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को भेज चुके थे, जिसके लिए इन्हें तकरीबन 15 लाख रुपए पाकिस्तान से मिले। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, गाजियाबाद, आज तक। बड़ी खबर इस समय की आपको दे दें, अमेरिका ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अपरिहार्य है। अमेरिका ने कहा कि एशिया के संतुलन के लिए भारत जरूरी है। अमेरिका की तरफ से ये बड़ा बयान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और उस सब के बीच ये बड़ा बयान अमेरिका की तरफ से। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलकर एलपीजी का एक जहाज अब भारत की तरफ आ रहा है। भारतीय नौसेना उसे सुरक्षा दे रही है, एस्कॉर्ट कर रही है। हॉर्मुज को पार करने के बाद पाइन गैस और जगवसंत एलपीजी कैरियर्स भारत की ओर बढ़ रहे हैं। 26 से 28 तारीख के बीच ये भारत के अलग अलग बंदरगाहों तक पहुंचेंगे।